तो हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम बताने वाले हैं सेकंड बोर्ड क्लास 12th मैथ का प्री बोर्ड का पेपर। और ये पेपर हमारा डीडीजी लगा था और ऑप्शनल पेपर है मैथ में। ये अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर जो पेपर होता है आपका आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, ये सभी के लिए है। तो ये पेपर ऐसा नहीं कि साइंस के लिए होगा, ये पेपर आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स सभी के लिए है। तो इसमें हम आज बताने वाले हैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया था, पार्ट ए का एमसीक्यू, बस हम आपको आज उसका सोल्यूशन बताएंगे। तो यहाँ पर जो पार्ट ए है वो आपका 30 मार्क्स का था और 30 यहाँ पर आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। यानी 30 मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपसे पता है, आपने एग्जाम दिया भी होगा। और हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। बाकी बी पार्ट सी पार्ट अगर आप कमेंट में यस करोगे, अगर आप कमेंट लिखोगे यस बी एंड सी पार्ट, आप लिखोगे कमेंट में पार्ट बी एंड सी, देन आई विल मेक वीडियो ऑन पार्ट बी एंड सी ऑल्सो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हम पहला क्वेश्चन चलते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है, लिखा था फंक्शन है ना। हम कह रहे हैं एक फंक्शन दिया हमने एफ एन टू एन डिफाइंड, यानी ये जो फंक्शन डिफाइंड है ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या से डिफाइंड का है। और कह रहा है कि जो फंक्शन की वैल्यू यानी जो फलन की वैल्यू है वो 4n+3 है। तो क्या बताओ ये कैसा फंक्शन होगा। ठीक है, तो सिंपल देखो, अगर हम यहाँ पर एफ एन की देखो है ना, हम यहाँ चेक करते हैं। देखो दोनों कैसा है, हमारा जो एक को बोलते हैं है ना, तो ये हो गया हमारा डोमेन। ठीक है, और यहाँ पर हमारा आएगा रेंज। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे वैल्यू। देखो नेचुरल में से डिफाइंड कर रहे हो, तो जब आप एन की वैल्यू 1 पुट करोगे, तो मान लो जब आप एन की वैल्यू 1 पुट करते हो तो कितना आएगा। जब एन की वैल्यू 1 पुट करो, देखो ये 1 2 3 4 5 होगा, 6 ऐसे होगा। यहाँ भी है तो ये भी इसका जो कोड डोमेन होगा उसमें भी कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक, अगर आप एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, जब आप एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 7। ठीक है, यहाँ पे आपका एक 7 आएगा। जब आप एन के लिए 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 11। ठीक है, अब दैट मीन्स कि ये फंक्शन है, ये आपका देखो कि यहाँ पर ये 1 मिस हो रहा है, 2 मिस हो जाएगा, 3 मिस हो जाएगा, 4 5 6 ये तो कभी आने वाला नहीं है। यानी कि ये फंक्शन आपका ऑन टू तो नहीं है, क्योंकि ऑन टू मतलब एक क्या एक भी नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर देखोगे कुछ एलिमेंट्स है जो आपके खाली बच गए। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, फंक्शन कैसा है आपका, ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इस टाइप फंक्शन को बोलते हैं 1 1, कि आपका एक का एक ही मिलने वाला है। ठीक है, और किसी एक का दो भी आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में 2 लिखता है हमें एक फंक्शन गिवन है क्यू से, क्यू मतलब आपका रैशनल नंबर से रैशनल नंबर पर डिफाइंड कर रहा है, यानी ठीक है, फंक्शन कैसा गिवन है, हमें गिवन है कि एफ एक्स की जो वैल्यू है एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स 16 है ना। एफ इनवर्स फंक्शन पूछा गया आपसे, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इससे कुछ स्टेप्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। पहला स्टेप क्या रखना, जब हम सॉल्व करते हैं तो इसे कुछ स्टेप्स आपको याद रखने हैं। पहली बात रखना कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एफ एक्स होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, एक्स से। ठीक है, और जहाँ पर एक्स होगा उसको लिख लेना आप वाई। ठीक है, एफ एक्स को एक्स लिख लो और एक्स को वाई लिख लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पर हमें पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स एक्स को आपने लिख लिया एक्स, और जहाँ एक्स लिखा तो उसको लिखा वाई, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर। यानी यहाँ से जो वाई की वैल्यू कितनी होगी, वाई की वैल्यू हो गई यहाँ से √एक्स। ठीक है, और ये जो वाई आया ना, इसी वाई को बोलते हैं एफ इनवर्स, यानी जो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू है वो कितनी हो गई आपकी √एक्स। ठीक है, आपसे वैल्यू का पूछा गया है तो एफ इनवर्स पूछा गया है 16, तो क्या पुट करो तो ये हो जाएगा √16। जब आप सॉल्व करो तो वैल्यू आ जाएगी +-4। अब देखो कहा जाए ना तो ये फंक्शन तो नहीं है। ठीक है, आंसर में आपको मिल जाएगा +-4, लेकिन पहली बात कह रहा है कि इसने कहा था ये फंक्शन है ना। तो ये फंक्शन डिफाइन कैसे होता है याद रखना। अगर आपने फंक्शन पढ़ा है तो फंक्शन याद रखना, फंक्शन वो होता है जिसके किसी एक वैल्यू के लिए हमें एक ही वैल्यू मिले। यानी अगर एक्स का हमको एक वैल्यू पुट करते हैं तो एफ एक्स की एक ही वैल्यू मिले। ऐसा नहीं कि हम एक्स की एक वैल्यू पुट करें और एफ एक्स की मुझे 2 वैल्यू मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो मुझे मिल रहा है, हम जब मैंने यहाँ पर जैसे मैंने 16 पुट किया मुझे 2 आंसर मिल रहा है। एक तो मिल रहा है मुझे -4 और एक मिल जा रहा है मुझे +4। ये पॉसिबल नहीं है ना, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन का डेफिनेशन नहीं होता है कभी भी। तो इसका जो आंसर होगा वो इनमें से कोई नहीं है ना, नन ऑफ दिस, मतलब ये डिफाइंड ही नहीं है, फंक्शन डिफाइंड होगा ही नहीं है ना। गलती से +-4 मत कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है, इस बोला नॉट ए फंक्शन। ठीक है, अगर आपने फंक्शन अच्छे से पढ़ा होगा तो पता होगा कि आप एक वैल्यू पुट करने पर 2 वैल्यू कभी भी नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि आप यहाँ पर अगर 16 पुट करते हैं ना, अगर आपने यहाँ पर 16 पुट किया, ठीक है, कितना पुट किया यहाँ पुट किया 16, तो मुझे कितनी वैल्यू मिल रही है, 2 वैल्यू। कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है मुझे, +4 भी और -4 भी, जो कि ये नहीं होता है कभी भी फंक्शन का, ये
का ये डिफिनेशन कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो आते क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है फाइंड द वैल्यू, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो क्या करना है, सिंपल सा आपका फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मुला क्वेश्चन क्या करता है, तो हम फॉर्मुला पुट करेंगे, है ना। tan इनवर्स आपका ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स, है ना। ये हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो हमें जहाँ पर x की वैल्यू कितनी गिवन है 1/2 और y की वैल्यू गिवन है 1/3, तो पुट कर लेते हैं। तो हो जाएगा सिंपल से जाएगी tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ठीक है, पूरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा वैल्यू tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा 5/6 और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 5/6। ठीक है, पूरी वैल्यू कट के 1 आ जाएगी, यानी आपका जो आंसर हो गया वो हो गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 किसका होता है, π/4 का, यानी 45 डिग्री। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी। तो tan इनवर्स की जो वैल्यू है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 की जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी आएगी, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी π/4। तो 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4 की तरफ, है ना। कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, कह रहा है मैट्रिक्स बी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक वर्ग मैट्रिक्स बी है, इसको आप सिमेट्रिक कहोगे, इसको सममित अवयव कब तब कहेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका ए और एक मैट्रिक्स ए और उसका अगर ट्रांसपोज इक्वल हो जाए तो इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सिंपल यहाँ पर फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ मेरा कुछ करने की आपको खास जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब तो क्वेश्चन 5 लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, है ना। इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं हम लोग, है ना, एक व्युत्क्रमणीय अवयव बोलते हैं, है ना। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालो तो इसकी वैल्यू 0 ना हो। ठीक है, चेक करते हैं पहले वाले में, तो हो जाएगा 7 × 2 हो जाएगा आपका 40 माइनस 3 × 4 हो जाएगा 12, तो आ जाएगा 2, यानी ये है, क्योंकि 0 नहीं आया, 0 नहीं आना चाहिए, कोई नंबर आ गया तो वो होगा। तो इसमें से कौन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऑप्शन नंबर ए है। बी को देख लो, बी नहीं होगा कि 4 × हो जाएगा 4 एंड 1 × 4 हो जाएगा फिर से 4, वैल्यू 0, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ देखते करके तो 9 × 4 हो जाएगा 36 एंड माइनस 6 × 6 हो जाएगा 36, तो ये भी 0, ये भी नहीं हो सकता। इसको चेक करते हैं तो 2 × 3 हो जाएगा 6 और माइनस 1 × 6 हो जाएगा 6, सब्ट्रैक्ट किया तो भी ये 0 आ गया, नहीं ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ। कह रहा है कि ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा, है ना। इफ ए इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो बताओ ए इन्वर्स की वैल्यू कितनी होगी, है ना। इन्वर्टिबल मतलब कि आप उसका आप वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, ऐसा सिंपल समझ लो कि अगर एक मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहा जा रहा है मतलब कि वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उसका उसके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी, 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो क्या बताओ तब ऐसे मैट्रिक्स का ही ए इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। तो कह रहा है बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको पता होगा इन्वर्स का फॉर्मूला कहता है A1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, यही होता है फॉर्मूला। तो करेक्ट आंसर वो आपका ऑप्शन बी है ना। डायरेक्टली क्या था, डायरेक्टली ये आपका फॉर्मूला है, तो जिसने फॉर्मूला पढ़ा होगा उसको याद होगा। आगे समझ। तो आते क्वेश्चन नंबर 7 लिखता है वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ मैट्रिक्स, कह रहा है एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट होगा कब, है ना। तो मैट्रिक्स देखो डिटर्मिनेंट तभी एग्जिस्ट करता है जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, कैसा मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हमेशा डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट होता है, यानी हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। तो अवयव कब होगा, यानी उसका डिटर्मिनेंट कब होगा, जब मैट्रिक्स कब होगा, यानी सारणी के मतलब सारणी का मतलब होता है डिटर्मिनेंट तभी होगा जब वो आपका मैट्रिक्स यानी अवयव कैसा हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे आते क्वेश्चन नंबर 8 लिखता है इफ y इक्वल टू ई टू पावर, है ना, एक्सपोनेंशियल x³ देन dy बाई dx। तो हमें गिवन है y की वैल्यू गिवन है ई
एक्सपोनेंशियल एक्स क्यूब, तो क्या डी वाई बाई डी एक्स क्यों निकालो, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है मुझे, तो क्या निकालेंगे डी एक्सपोनेंशियल एक्स क्यूब, ठीक, डिवाइड बाई डी एक्स। नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, इसे बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, नॉट फंक्शन फंक्शन है ना, इसे बोलते हैं चेन रूल, हमें यहाँ चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल का पावर एक्स क्यूब है, तो यहाँ मुझे करना पड़ेगा क्या एक्स क्यूब, ठीक। फिर यहाँ करना पड़ेगा, अब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, डी एक्स क्यूब डिवाइड बाई डी एक्स, तो एक्स इसका फंक्शन कितना होगा, तो ये पता है जो एक्सपोनेंशियल होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो वो ऐसा सच रहेगा, वो बन जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स क्यूब हो जाएगा, इनटू एक्स क्यूब का क्या होता है, जब उसको आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो आता है 3x²। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 3x² ई टू द पावर एक्स क्यूब, ठीक है। ये होगा आपका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका मौजूद है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर ए था यहाँ पर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि फाइंड द डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ना, कहाँ पर, जब x की वैल्यू 1 हो, तो हम यानी हमें एफ डैश एक्स निकालना है, यानी इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो करते हैं। तो एक्स क्यूब का आप जब करेंगे डेरिवेटिव तो एक्स क्यूब का हो जाता है 3x², पता है, प्लस ये लिखा है 3x², तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, और x का पावर 2 था तो 2 से हो जाएगा घट के 1, माइनस x को जब भी आप पता डिफरेंशिएट तो वैल्यू होती है 1, एंड प्लस यहाँ लिखा है 5, 5 मतलब एक नंबर है कांस्टेंट, यानी यहाँ पर कोई एक्स का टर्म नहीं है, या अकेला कांस्टेंट टर्म आया, तो इसको जब भी करते डिफरेंशिएट तो वैल्यू हो जाती है 0। तो यहाँ से हो गया आपका आंसर 6x² प्लस 6x माइनस 1। अब आपसे कहाँ पूछा गया है, इसको डिफरेंशिएट करना कहाँ पर, जब x की वैल्यू 1 हो, तो जहाँ पर x था वहाँ 1 पुट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, तो 6x², तो ये हो जाएगा 6 ही बन जाएगा। ठीक है, नहीं नॉट 6, ये आपका 3 है ना, एक मिनट, हाँ ये 3 है, नॉट 6 है, ये 3 है, तो हाँ तो ये रहेगा आपका 3 है, ठीक, ये 3 था, तो 3 इंटू हो जाएगा 1² प्लस 6 इंटू हो जाएगा 1 माइनस 1, तो यहाँ से जो नंबर आएगा तो है ना, तो हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -1, तो 6 3 9, 9 में से एक गया तो बचा 8, कोई है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर आई थिंक नन ऑफ दीज, कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज, नन, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं यहाँ पर। क्योंकि हमारा आंसर कितना रहा, हमारा आंसर आ रहा है 8, इसलिए बात समझ आ गई यहाँ पर। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ लिखता है, एक फंक्शन गिवन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, तो कह रहा है कि बताओ, और जो फंक्शन है एक्स वो कहाँ डिफाइंड है, रियल नंबर डिफाइंड है, वगैरह बताओ ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इक्वल टू 0 पे, मतलब कि ये स्वतंत्र तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है, ठीक है। बी कहता है कि डिफरेंशिएबल तो है बट कंटिन्यूस नहीं है ना, मतलब अवकलनीय है लेकिन एक्स पर स्वतंत्र नहीं है। डी कहता है, सी ऑप्शन कहता है ना ही ये कंटिन्यूस है ना ही ये डिफरेंशिएबल है जब एक्स की वैल्यू 0 हो, मतलब ये ना तो स्वतंत्र है ना तो ये अवकलनीय एक्स इक्वल टू 0 पर, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा मेरा तरीका है ना, अगर आपको ग्राफ पता है तो आप ग्राफ से बहुत चीज़ें को ईजी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आपने मॉडल सा ग्राफ देखा होगा, तो मॉडल सा ग्राफ क्या होता है, मॉडल सा ग्राफ होता है ऐसा, है ना, या था ओरिजिन से यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये ग्राफ तो कंटिन्यूस है, क्योंकि ये ग्राफ हर जगह डिफाइंड है, एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो आपको एफ एक्स हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो आपको एफ एक्स की वैल्यू हमेशा मिलती रहेगी, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है, आपको दिख भी रहा है ना। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, मैं इसको कहता हूँ ये आपको एग्जाम में आता है, तो लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका लिए, ये आता है क्वेश्चन, अक्सर जैकबोर्ड पूछता है क्वेश्चन, तो पढ़ लेना, डायरेक्टली याद रखना, हो जाएगा, है ना। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछता है और कुछ नहीं पूछते यहाँ पर, थोड़ा सा और क्या चेंज पूछेंगे वही आपको कहीं बता देंगे, और क्या पूछ सकते हो। तो ग्राफ कंटिन्यूस तो है, ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो डिफरेंशिएबल क्यों नहीं होगा ना, डिफरेंशिएबल क्या होना चाहिए, क्योंकि जब भी ग्राफ देखो यहाँ पर ना, ग्राफ डिफरेंशियल तब होता है जब वहाँ पर एक कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। अगर जब भी ग्राफ में कुछ इस टाइप का शार्प बन गया इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल, यानी यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, मतलब ये अवकलीय नहीं होता, अवकलनीय नहीं होता है ना, तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा एस पॉइंट पर। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट था, हमारा 0 था, यानी एक्स इक्वल 0 है, ये हमारा तो एक्स एक्सिस है, तो एक्स इक्वल 0 पर क्या बन गया, कॉर्नर बन रहा है,
है ना, एक शार्प बन रहा है, तो यहाँ पर डिफेंसेबल नहीं होगा। मतलब ग्राफ कंटिन्यूस तो है बट डिफेंसेबल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कंटिन्यूस तो होगा लेकिन अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, देखो ऐसे ग्राफ कभी कभी ऐसे ही पूछते हैं कि एफ, अगर आपको पूछेगा बताओ कि एफ एक्स इक्वल टू, है ना, मॉड एक्स माइनस टू। ठीक है, तो ये रखना कि यहाँ पर किस पॉइंट पूछा जाएगा, यहाँ पूछा जाएगा एक्स इक्वल टू टू पे। तो एक्स इक्वल टू टू पे ये कंटिन्यूस तो होगा, ठीक, बट नॉट डिफेंसेबल। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो क्या करना है, अगर एक्स माइनस टू दिया है तो एक्स माइनस टू को इक्वल टू जीरो पुट करो, एक्स इक्वल टू आएगी, मतलब टू पर एक कंटिन्यूस होगा लेकिन डिफेंसेबल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे कुछ भी नंबर आपको दिया जा सकता है। बात समझ आ गया, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ चलते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कि एक्स इक्वल टू ए सेक टी एंड वाई इक्वल टू बी टेन टी है, तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स की कितनी होगी। तो क्या करना, सबसे पहले आपको डी वाई बाई डी वाई बाई आप डी टी निकाल लेते हैं ना, क्योंकि जो वो बी का फंक्शन दिया है। तो जब भी आपका डिफरेंशिएट करोगे तो जो y इक्वल टू कितना गिवन है, b इंटू टेन टी गिवन है, तो b तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कांस्टेंट। अब जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो आप कुछ करोगे नहीं। ठीक है, तो जहाँ पर आपका कांस्टेंट गिवन है, कांस्टेंट को तो आपको कुछ करना नहीं है, तो कांस्टेंट तो एज सच b रहेगा, और tan t का हो जाता है सेक स्क्वायर t। ठीक, अब निकालते हैं dx बाई डी टी। ठीक, तो dx बाई डी टी जब निकालोगे तो यहाँ पर a सेक t है, तो a का तो a रह गया, और सेक t का होता है सेक t इंटू टेन टी। ठीक, तो अब अगर आप डी वाई बाई डी एक्स निकालना तो क्या करो, डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी कर लो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका डी टी कैंसिल हो जाएगा सर एक तरह से, क्या तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, आपको तो ये निकालना था। ठीक है, और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, डी वाई बाई डी टी की जो वैल्यू है वो कितनी थी, वो था आपका बी सेक स्क्वायर टी, एंड डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी के लिए कितनी थी, ये जो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आई थी वो आया था हमारा ए सेक टी इंटू टेन टी। ठीक, तो देखते हैं यहाँ से क्या होगा, तो एक सेक टी से एक सेक टी कैंसिल हो गया, तो बच गया बी डिवाइड बाई ए इंटू हो जाएगा आपका सेक टी डिवाइड बाई टेन टी। ठीक, अब देखो और क्या करते हैं, तो ये हो गया बी बाई ए। अब देखो सेक्टी को आप कह सकते हो, सेक्टी हो जाएगा वन बाई कॉस, है ना, सेक्टी हो जाएगा वन बाई कॉस टी, एंड टेन टी बन जाता है आपका साइन टी डिवाइड बाई कॉस टी, है ना, बाय कॉस टी। तो देखो फिर से कॉस टी का टर्म कैंसिल, तो बन जाएगा आपका बी डिवाइड बाई ए इंटू वन बाई साइन टी, और साइन टी क्या होता है, साइन टी होता है कॉसेक टी, तो बन जाएगा वन डिवाइड बाई साइन टी होता है कॉसेक टी, तो बन जाएगा बी बाई ए इंटू कॉसेक टी। ठीक है, तो ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा है आपका, जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, बी बाई ए कॉसेक टी आपका हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। आते क्वेश्चन नंबर 12 लिखता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। अभी किया था कुछ देर पहले, है ना, हमें एफ एक्स गिवन है तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स निकालो, मुझको हम कैसे डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स, ठीक, और टू एक्स का हो जाएगा टू, पता है ना, जब एक्स स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पर पावर टू है तो टू बाहर चला गया, और ना एक्स स्क्वायर था तो पावर पहले टू लिख लिया, और जो अब पावर के टू था टू का पावर एक से कम कर तो वन हो गया, और टू एक्स का क्या होता है टू होता है, मतलब जब भी एक्स रहेगा अगर एक्स का पावर वन रहा तो वो बन जाता है वन, तो बन जाएगा टू, एंड ये वन तो कांस्टेंट अकेला, इसका हो जाएगा जीरो, तो आंसर आ जाएगा आपका टू एक्स प्लस टू। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आते क्वेश्चन नंबर 13 लिखता है इंटीग्रेशन निकालना है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉर्टेक्स डीएक्स, है ना, कॉर्टेक्स डीएक्स का आपको इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है। तो इंटीग्रेशन करना है तो एक सिंपल सा, या तो आप इसका फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला याद रखोगे तो भी कर सकते हो, नहीं तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। हम बात करें क्वेश्चन 13 की, तो क्या करना, हमें इंटीग्रेशन करना है कॉर्टेक्स डीएक्स, है ना, क्या लिखा है कॉट एक्स डीएक्स। ठीक है, हम बाई फॉर्मूला करते हैं, तो हम यहाँ इसको हम लिख सकते हैं, चाहे इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं इसको हम चाहे तो, कॉट एक्स को, है ना,
हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट एज्यूम कर लो कि साइन एक्स की वैल्यू अगर टी है ना, साइन एक्स इक्वल टू हम मान लेते हैं टी। ठीक है, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का हो जाता है डिफ्रेंशिएट करने पर कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू बन जाएगा डी टी। ठीक है, दोनों इन दोनों वैल्यू को यहाँ का पुट कर लो। देखो तो ऊपर में कॉस एक्स डी एक्स है, तो कॉस एक्स डी एक्स तो बन जाएगा हमारा डी टी, है ना। कॉस एक्स डी एक्स बन गया डी टी डिवाइड बाई नीचे साइन एक्स था, साइन एक्स को हम क्या सकते हैं, साइन एक्स को हम सकते हैं यहाँ पर टी। ठीक है, तो अब सिंपल हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो हमें पता है इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो होता है लॉग इंटू टी, है ना। क्या हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा। अच्छा, और टी हमने किसको एज्यूम किया था, टी हमने एज्यूम किया था साइन एक्स को, तो टी की जगह जस्ट पुट कर दो, क्या टी की जगह जस्ट पुट कर दो साइन एक्स, तो हो जाएगा लॉग साइन एक्स एंड प्लस सम कांस्टेंट सी, है ना, प्लस सम कांस्टेंट सी। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, यानी कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग साइन एक्स सी प्लस सी मतलब सम अदर सम एनी कांस्टेंट। आते क्वेश्चन पर हम 14 की तरफ लिखते हैं कि ई टू पावर एक्स सेक एक्स 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा। तो देखो इसके लिए याद रखना एक फॉर्मूला होता है, बड़ा अच्छा फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन जब भी करना हो किसका, ई टू पावर एक्स, है ना, और यहाँ एक फंक्शन लिखा हो एफ एक्स, और इसके साथ में अगर ऐड हो इसका जस्ट डिफ्रेंशिएट करने पे जो टर्म आ जाए, अगर ऐसा लिखा है ना, अगर ऐसा टर्म लिखा है इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसकी सिंपल जो वैल्यू होती है वो होती है ई टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ध्यान देना कि अगर पहला टर्म एफ एक्स है और प्लस उसके साथ जो अगला टर्म जो ऐड हो रहा है वो ऐड टर्म कौन सा है, इस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करने के बाद जो टर्म आता है, अगर ये है तो डायरेक्टली इसका आंसर होता है ई टू पावर एक्स एफ एक्स सी, डायरेक्टली करना है। देखते हैं क्या इसी फॉर्म में कुछ नज़र आ रहा नहीं आ रहा, तो जो चेक कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, इसके बाद सॉल्व करें तो हम क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा हम टर्म को ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स, ठीक है, सेक एक्स प्लस 1 हो जाएगा हमारा सेक एक्स, ठीक, देन प्लस सेक एक्स, है ना, इंटू 10x बन जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, ठीक, इंटू हो जाएगा dx। अब देखो यहाँ सेक एक्स लिखा है और इसके बगल में सेक एक्स 10x लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि अगर ये एफ एक्स है तो इसको जब भी आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो यही तो आता है सेक एक्स 10x, यही तो इसका डिफ्रेंशिएशन पार्ट होता है, यानी ये भी इस फॉर्मेट में नजर आ रहा है। यानी ये जो मैं लिखा था फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अंदर तो ये आ गया टर्म, अगर टर्म आ गया तो यहाँ पर एफ एक्स कौन है, एफ एक्स हमारा यहाँ पर सेक एक्स है, तो आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर होना चाहिए वो सिंपल ई टू द पावर एक्स, एफ एक्स हमारा सेक एक्स था तो ई टू पावर एक्स सेक एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी, है ना। तो ये हमारा होना चाहिए था करेक्ट आंसर। तो बहुत का वो हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं, देखो अगला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ इसको मैं नहीं कर रहा हूँ ना, नॉट, क्योंकि ये नॉट सिंपल क्वेश्चन है, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको एमसीक्यू में नहीं कर पाओगे। तो किसने सेट किया मुझे पता नहीं, आंख बंद करके क्वेश्चन लिख दिया गया है, नहीं करना है, नहीं कर पाओगे इसको जल्दी। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं भी अभी स्किप कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, एंड इसको बाद में कर सकते हो चाहो तो, ठीक है, लेकिन अभी के लिए बस हम इसको स्किप करें। क्वेश्चन 15 मत करना, एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, आते क्वेश्चन में 16। अब देखो क्वेश्चन 16 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमें इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करना है, तो हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो देखो गिवन है कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो कहाँ से, -π/2 से लेकर π/2 तक आपकी लिमिट गिवन है, और जो आपका फंक्शन गिवन है वो गिवन है साइन 9x dx। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो याद रखो आपको एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर -a से a तक अगर आपको लिमिट निकालनी है और एफ एक्स डी एक्स निकालना है ना, तो इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है इफ़ एफ एक्स कैसा हो, इफ़ एफ एक्स इज ए ऑड फंक्शन, इफ़ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू हमेशा, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा 0 होती है अगर लिमिट -a से a तक दिया गया है। ठीक है, ये जो यहाँ पे टर्म गया है साइन एक्स साइन टू पावर 9x, ये भी आपका कैसा फंक्शन है, ये भी आपका एक, ये एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, कितना पावर, कितना पावर यहाँ 9 लिखा हुआ इसलिए, ठीक है, ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर याद रखिएगा तो वही आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जाम में, नहीं तो आप दिमाग रखते जाओगे, होगा नहीं क्वेश्चन जल्दी आपसे।
ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन लिखते हैं, इसके बाद आता है हमारा -1। अब -1 कौन सा होता है ये भी ध्यान दे लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ में जाके। फिर ये आता है -1। ठीक है, कौन हो गया, ये वाला हो जाएगा आपका -1। ठीक, एंड डिवाइड बाई, है ना, एंड ये डिवाइड बाई हो जाएगा आपका ये 1 + x, तो हो गया 1 + x। ठीक है, यानी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते 1 + x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है। ठीक, अच्छा लिमिट लिखना है 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और -1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस log 1 + x बन जाता है। ठीक, और लिमिट कहाँ से फाइंड करनी है, तो लिमिट फाइंड करनी है 0 से लेकर 1 तक। तो पहले आप वैल्यू पुट करोगे 0, पहले पुट करके 1, तो x की 1 पुट करोगे तो हो जाएगा 1 x की जगह क्या पुट करोगे 0, तो हो जाएगा -0 माइनस लॉग। ठीक, अब x की जगह पुट करो यहाँ पे 0, तो 1 + 0, और माइनस ये पूरी वैल्यू बन जाएगी 0, क्योंकि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू भी होती है 0, तो पूरा टर्म बन जाएगा 0। तो आंसर आ जाएगा आपका, हो जाएगा 1। क्योंकि लिए नहीं है ना, इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन आपको पता होगा कि इस टाइप के टर्म को आपको पहले आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो क्या करते हैं, मैं थोड़ा हिंट देता हूँ बस, यहाँ करना क्या है। तो आपका लिखा था x डिवाइड बाई x+2 x+1 इंटू x+2। ठीक है, तो इसको आप ऐसे एज्यूम कर लेते हैं a डिवाइड बाई x+1 प्लस बी डिवाइड बाई x+2, इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन करना। अब आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब a और b की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा x। ठीक है, अच्छा ये देखो, इधर का जो डिनोमिनेटर है ना उसको मैं गायब कर लेता हूँ, मैं लिख लेते हैं, चलो x+1 इंटू x+2। यहाँ जब एलसीएम लोगे x+1 और x+2 का, तो ये हो जाएगा x+1 इंटू हो जाएगा x+2। मैं थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा a इंटू, है ना, ये x+2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा x+2 प्लस बी इंटू, है ना, ये हो जाएगा x+1। ठीक है, इससे हो गया मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये टर्म तो कोई मतलब नहीं, तो गैप कर लो इसको। तो x इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो मैं कहता हूँ ए एक्स प्लस बी एक्स होगा, ए एक्स यहाँ भी है और यहाँ पर बी एक्स है। थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, तो एक्स कॉमन लें तो ये बन जाएगा ए प्लस बी। ठीक, प्लस बन जाएगा ए इंटू, यहाँ 2 था तो हो जाएगा 2a प्लस बी। ठीक, जो आपकी a प्लस बी की वैल्यू वो 1 है ना, a प्लस बी की वैल्यू 1 है, एंड 2a प्लस बी की वैल्यू, देखो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड में कोई भी टर्म नहीं है कांस्टेंट का, तो ये 0 है। यानी यहाँ से जो b की वैल्यू है वो -2a के इक्वल है। ठीक है, p वैल्यू क्या पुट करना, b की वैल्यू की जगह -2 पुट कर लो, तो a हो जाएगा a -2a इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा आपका -1। ठीक, एंड b की वैल्यू हो जाएगी 2।
अब की वैल्यू को फिर पुट करोगे, सॉल्व करना है। तो ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, बाकी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 90। लिखता है इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा। इंटीग्रेशन इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फैक्टर कौन है। देखो इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा यहाँ लगा होता है, तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर 1 है। वाई के साथ कौन मल्टीप्लाई है, तो वाई के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई है वो हमारा यहाँ पर 1 है ना। तो इंटीग्रेशन फैक्टर यानी आई एफ लिखते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो होता है इन एक्सपोनेंशियल टू द पावर, यहाँ क्या लिखा, वाई के बगल में क्या लिखा 1, तो 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स, तो हो जाएगा ई टू पावर एक्स। ठीक है, यही आपका इंटीग्रेशन फैक्टर यानी ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कहता है फाइंड द जनरल सोल्यूशन, इसकी फाइंड आउट करके इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा। देखो जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना डी एक्स बाई, अब है ना, क्या फाइंड आउट करना हमें फाइंड आउट करना जनरल सोल्यूशन। तो डी, तो हमें गिवन जो वो गिवन है डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई वाई। ठीक, तो लिख सकते हैं कि वाई इंटू डी वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स, दो साइड इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन करने पर बन जाएगा ये वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सम कांस्टेंट सी, यानी बोल सकते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये 2c बन जाएगा। इस चीज़ को मैं के लिख लेता हूँ, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर प्लस बन जाएगा, इसको के लिख लो, तो वाई स्क्वायर, या ऐसा बोल सकते हो यहाँ पर कि वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर है एक्स स्क्वायर, या ऐसा बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, है ना, इसको भी चाहे तो आप सम कांस्टेंट सी लिख सकते हो, ऐसा है ना। तो यहाँ जो कांस्टेंट को ध्यान देते, कांस्टेंट के साइन पर ध्यान मत देना यहाँ पर, है ना, कांस्टेंट के टर्म को यहाँ ध्यान देना पड़ता है, नहीं देना होता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट के सी, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, आप लिख सकते हो। क्वेश्चन 21 कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू होगा रूट ओवर, ये क्या आई था तो मतलब यहाँ पर 1 है, यह जे है मतलब यहाँ पर 1 है, और यहाँ के एक साथ 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब आई और जे के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो वो 1 था, तो हो जाएगा टोटल वैल्यू हो जाएगी √3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए द √3 द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हमें वेक्टर ए गिवन है, अब ये ए बी गिवन है या ए डॉट बी गिवन है ये पता नहीं, है ना, ये यहाँ के साथ क्या मल्टीप्लाई है मुझे पता नहीं ना। ये देखो दो वेक्टर का दो ही मल्टीप्लाई होता है, या तो डॉट प्रोडक्ट या तो क्रॉस प्रोडक्ट ही मल्टीप्लाई होता है ना, आइदर डॉट होगा या तो क्रॉस होगा, और कोई डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है ना, लेट्स एज्यूम कि ये प्रोडक्ट कैसा है, डॉट प्रोडक्ट है। तो देखते क्या होता है, अगर ना एज्यूम कर रहे हैं, लेट एज्यूम करके डॉट प्रोडक्ट होता तो क्या होता। बाकी जिसने क्वेश्चन बनाया है बहुत ही, मतलब कैसा क्वेश्चन बनाया पता नहीं उसने, ऐसे नहीं तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाएंगे एग्जाम में हमेशा कि करना क्या है, डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, हम ए डॉट भी मानते हैं। तो हमें पता है जो फॉर्मूला होता है ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक, तो ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ पर 4 है, मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 6, यानी आंसर आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3, 2 से डिवाइड करें तो 2/3 आ गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी फाइंड आउट करना है, तो ए माइनस बी जब करता है तो फॉर्मूला होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, प्लस नहीं होता यहाँ पर होता है माइनस, क्योंकि यहाँ पर हमें a माइनस बी निकालना ना, तो यहाँ पर जो होगा फॉर्मूला वो हो जाएगा -2ab कॉस थीटा। बस वैल्यू पुट करते तो a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस b स्क्वायर है तो b 3 है तो b का स्क्वायर हो जाएगा 9, -2 इंटू ए बी, ए की वैल्यू 2 b की वैल्यू 3, ठीक, एंड कॉस थीटा की वैल्यू, है ना, कॉस थीटा की जो वैल्यू वो आगे में हाथ आ गया था 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 9 4 हो जाएगा 13 और इधर हो जाएगा -8, 13 में 8 जाएगा तो आंसर आ जाएगा √5।
तो रूट 5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एज्यूमिंग दैट कि ये ए डॉट बी है ना। मैंने तुम क्या था करिए ए डॉट बी होगा तो ही आंसर होता, नहीं तो नहीं होता ये आंसर। ठीक है, अब पूरा बताओ आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी होती है। देखो इसका याद रखना बड़ा एक लॉजिक तरीका होता है कि हम ऐसे चलते हैं, ये आई होगा वेक्टर यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर जे होता है और ये यूनिट वेक्टर के होता है। ठीक है, तो जब भी आप आई क्रॉस जे करते हैं, जब भी आप आई क्रॉस जे करते हैं तो क्या मिलता है आपको, हमेशा के मिलता है। तो आई क्रॉस जे कितना बन जाएगा, के। उल्टा जाएंगे तो माइनस के बन जाएगा, यानी जे क्रॉस आई जाएंगे तो माइनस के बन जाएगा, ये भी याद रखना। ठीक है, अब ऐसा ही ए डॉट ए की वैल्यू होती है वो ए स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, बड़ा सिंपल चीज़ था, कुछ खास करने की यहाँ जरूरत नहीं है, बाकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था यहाँ पर। ठीक है, तो ए डॉट ए का मान कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर होता है। हमसे पूछा है डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा इस वेक्टर का, तो अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो क्या करना, तो डायरेक्शन तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा 1 डिवाइड बाई रूट ओवर, है ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फिर कोमा हो जाएगा 2, फिर कोमा हो जाएगा 3 एंड डिवाइड बाई, सब में सेम टर्म आएगा, ये भी टर्म यहाँ आएगा, ये भी टर्म यहाँ पर आएगा, सेम टर्म। ठीक है, सेम टर्म आएगा, तो ये 1 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, तो 9 9 4 13 और एक हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 1/√14, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई रूट 14 और ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई रूट 14। तो ये हो गया इसकी डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू। कहाँ से निकालते हैं, यहाँ से 1 2 3 है ना, 1 2 3 से निकाला था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पूछता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्स वाई एक्सिस। देखो ये रखना, डायरेक्शन कोसाइन जो वाई एक्सिस होता है वो हमेशा 0 1 0 होता है। ठीक है, क्योंकि ये वाई है ना, ये होता है एक्स वाई और जेड है। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस तो हमेशा 0 1 0, एक्स एक्सिस का 1 0 0 और जेड एक्सिस का 0 1 0। तो ये आपका एक्स एक्सिस का है, ये आपका जेड एक्सिस का है और ये आपका वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। आर्टिकल क्वेश्चन में 27 लिखता है द डिस्टेंस ऑफ प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 7 फ्रॉम द पॉइंट। कह रहा है एक प्लेन है ना, उसका इस पॉइंट से दूरी कितनी है, इस पॉइंट से हमें दूरी निकालनी है, उसकी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये हमें पॉइंट गिवन है, ये हमें प्लेन का इक्वेशन गिवन है। तो देखो करना क्या होता है, पहले जो सिग्मा से जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, करना क्या मैं बताता हूँ, सिंपल तरीका है ना, बस एक फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला होता है जहाँ 2 हो गया, ठीक है, जहाँ x लिखा है वहाँ पर ये 2 को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, फिर -3। ठीक है, इक्वेशन लिखो, लिखा है यहाँ, जहाँ इक्वेशन लिखा है उसको लिखते चले जाओ पूरा। तो लिखा -3, वाई की जगह क्या पुट करना, अब देखो वाई की जगह क्या पुट करो, तो वाई की जगह पुट करना वाई कोऑर्डिनेट कितना था -3, फिर होगा +6 इंटू जेड, जेड कितना है यहाँ पर, जेड यहाँ पर है -1, तो लिखना 6 इंटू -1 प्लस 7, ये तो हो गया, एंड डिवाइड बाई। अब डिवाइड क्या करना, तो डिवाइड बाई होगा रूट ओवर, है ना। अब देखो मैं यहाँ एक मार्क करता हूँ, इसको अच्छे से लिख लो, क्या मार्क करना, ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते पर भले हो जाएगी 4, ये हो जाएगा 3 3 तिया हो जाएगा 9। ठीक है, वो हो जाएगा -6, ये हो जाएगा +7, डिवाइड बाय सॉल्व करना तो ये हो जाएगा, ये 4 हो गया है ना, ये 9 हो गया है और ये हो गया है 36। ठीक, ऊपर सॉल्व करते हैं पूरी वैल्यू को, तो ऊपर वैल्यू को सॉल्व करने पर जो टर्म आएगा वो होगा 9 4 13, 13 में से फिर 6 जाएगा तो बचेगा 7, 7 7 हो जाएगा, नहीं 13 में से 6 जाएगा तो 7 7 प्लस हो जाएगा ये 14। ठीक, और यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, 13 और 36 हो जाएगा 49, तो रूट हो जाएगा ये 49। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, अब सिंपल सा आपको यहाँ पर, है ना, अब सिंपल से क्या करनी है 9। ठीक है, तो अब 14 हो जाएगा और √49 क्या होता है, वो होता है 7 का, तो डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पर वैल्यू आ जाएगी 2, तो जो डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा आपका 2, 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ गया, बात समझने कोई तो कोई खास दिक्कत है नहीं, जो लिखा था वही है। आते क्वेश्चन नंबर हम 28 की तरफ। लिखा था डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, है ना, इसका डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू कितनी होगी। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करना, जो 2 लिखा है 2 लिख लो। ठीक है, डिवाइड बाई रूट ओवर 2 स्क्वायर
ठीक है, प्लस यहाँ लिखा -3, इक्वेशन में तो लिखो -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या लिखा -6z है तो लिखना -6 का स्क्वायर, 3 को मत लिख लेना, है ना, बस यहीं तक। तो पूरी वाले को सॉल्व करने पर ये फिर से आ जाएगा रूट ओवर, ये 2 आ जाएगा, 2 वैल्यू आ जाएगी 7 ऊपर का जैसा, फिर से सेम। तो एक आ जाएगा 2/7, फिर एक हो जाएगा एंड, तो आंसर होगा 2/7, फिर एक हो जाएगा सिमिलरली -3/7, ये क्योंकि -3 था, और लास्ट हो जाएगा -6/7। तो ठीक है, तो कब का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका है ऑप्शन नंबर 1 में, ए में। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। आते क्वेश्चन में आप 29 लिखता है पी ए गिवन है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0, तो कहता है पी ए बाई बी कितनी होगी। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है पी ए बाई बी का, तो पी ए बाई बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी, है ना। तो अब देखो यहाँ पे पी के लिए कितनी होगी 0, अगर यही वैल्यू अगर 0 हो जाए, ऊपर कुछ भी रहे, है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी रहे और डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाए, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित है। इसको बोलते लोग, इस चीज़ को लोग बोलते हैं लोग अनडिफाइंड बोलते हैं ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 30 कि पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखो अभी ऊपर वाले फॉर्म लिखते हैं, है ना, अब ऊपर लिखा था फॉर्मूला, तो अभी क्या लिखा था पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या था, है ना, पी लिखा था पी ए बाई बी, पी ए बाई बी का फॉर्मूला लिखा था, ये था हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। ठीक है, देखो सेम फॉर्मूला ऊपर जैसा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी होगी, ये जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाके यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ठीक है, तो यही फॉर्मूला बनेगा। तो ऐसा कैंसर कोई और भी आंसर है क्या, चेक कर सकते हैं, ये तो बी दिख रहा है। अब ए को चेक करते हैं, तो ए को क्या लिखना पड़ेगा, एक चेक करते हैं, तो पी बी बाई ए क्या होता, तो पी बी बाई ए का फॉर्मूला होता पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ए। ठीक, तो पी ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से क्या बनता, यहाँ से बनता पी ए, है ना, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इसको, तो पी ए मल्टीप्लाई विथ पी, ये हो जाता बी बाई ए, मतलब ये भी ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन ए भी सही आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी भी सही है, ये भी सही है, यानी ए एंड सी, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है, यानी दोनों सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन था एमसीक्यू वाले क्वेश्चन करते हैं, बाकी इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं जो आप देख सकते हो, आएगा बी में होता है, सी पार्ट में होता है क्वेश्चन है, लेकिन फिलहाल इतना ही बता दिया, और बाकी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा जल्दी। तो डिटेल सॉल्यूशन आप देख लें, समझ लें, और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, इसे थोड़ा सा सिंपल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।